भी नहीं है। पेड़ से जाके ठोकर दी गाड़ी। अरे बबलू भाई, अंदर तो देखो, ड्राइवर नहीं है। गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? सलाम साहब। क्या बात है? एक्सीडेंट के केस में सीआईडी को बुलाया तुम लोगों ने? सर मुझे लगा है नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इसीलिए। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा? सर आइए खुद ही देख लीजिए, आइए। सर दरवाजा खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने खोला इसे। ये पहले किसने देखा? सर इन लोगों ने। मैं देखता हूँ। किसने देखा था पहले? क्या हुआ था? सर ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था सर। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, गाड़ी अपने आप चल रही थी। अरे यार साफ साफ बताओ भाई। हाँ सर, गाड़ी में ड्राइवर नहीं दिखाई दिया और गाड़ी जाके सीधे पेड़ से टकरा गई। अरे क्या बात कर रहे हो? गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, मना पड़ा है। नहीं सर, सच में गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, नहीं तो ये गाड़ी मेरी भी गाड़ी को टकराते हुए बच गई। लाश की हालत से तो लगता है कि गाड़ी काफी स्पीड पे थी। सर गाड़ी बहुत स्लो थी, लेकिन इतनी स्लो में कोई मर कैसे सकता है? गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, हर चीज ऑटोमेटिक है, सेफ्टी डिवाइस भी ठीक है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इसे ड्राइव करते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, तो हो सकता है ये ड्राइवर पहले से घायल हो, जिसकी वजह से ये ड्राइविंग सीट से फिसल के स्टीयरिंग के नीचे जो जगह है वहाँ पे सरक गया और उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ। शायद इसीलिए नहीं दिखा होगा। कुछ पता चला कौन है? कुछ आईडी वगैरह? अरे हाँ, इसका नाम अमन है और उसका ये मोबाइल है पूरी तरह से टूट गया। और एक बात अभिजीत, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये देखो इंजन अभी भी ऑन है, ऑफ नहीं हो रहा है। हो सकता है जब ये एक्सीडेंट हुआ हो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उससे कार का कंप्यूटर क्रैश हुआ। यार ये लोग तो बोल रहे हैं कार बहुत स्लो थी जब टकराई। ऐसा इम्पैक्ट? कहीं कार के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई? हो सकता है। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज भेजते हैं और इसको फोरेंसिक लैब। मैंने इस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है। इस कार को मॉडिफाई किया गया है, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स जैसे कि? जो आम गाड़ियों में होता है उससे कहीं ज्यादा, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर बैग्स, अच्छी क्वालिटी के शॉकअप्स, ज्यादा मजबूत कांच और अच्छी क्वालिटी के ज्यादा मजबूत सीट बेल्ट। ये देखो, निकोटीन पैच। निकोटीन पैच? ये तो सिगरेट छोड़ने के काम में आता है ना? हम गाड़ी के सिस्टम को कंप्यूटर से लिंक कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, एक मिनट। मैम, किसी ने सेटिंग चेंज किया है। कार के सॉफ्टवेयर को हैक किया गया है। खिड़की के कांच से लेकर ब्रेक तक सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था। अगर सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था, फिर हादसे के बाद इंजन उसने बंद क्यों नहीं किया? टक्कर की वजह से कार का वायरलेस सिस्टम डैमेज हो गया था, इसलिए कार बंद नहीं हुई। गाड़ी को हैक किया गया? मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मर्डर है। आप लोग? सीआईडी। इस आदमी पर कोई टैंकर चढ़ गया था क्या? सारी की सारी हड्डियां टूट गई हैं। कोई टैंकर वैंकर नहीं चढ़ा था इसके ऊपर साउंड के। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था यार। छोटा सा? और वो भी किसी ने करवाया था। आपके पति अमन का एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहे। आपको कैसे पता? अमन को कार नहीं चलानी चाहिए थी,
वो कभी कार नहीं चलाता था सर, क्योंकि उसे पता था कि छोटा सा झटका भी उसकी जान ले सकता है। पर आप लोग, मेरा मतलब है कि सीआईडी यहाँ पे। जी, क्योंकि हमें लगता है कि उनका खून हुआ है। खून? पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक्सीडेंट से पहले तो अमन मुझसे फोन पे बात कर रहा था, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे कि अचानक फोन कट हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन फोन नहीं मिला। मैं समझ गई थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। अमन कभी भी खुद गाड़ी ले जाकर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। खुद ड्राइव नहीं करता है तो ड्राइव कौन करता है? सर, हमारा एक ड्राइवर है। कहाँ वो ड्राइवर कहाँ है अभी? उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो छुट्टी पर है। कहीं उस ड्राइवर ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की गाड़ी में? नहीं सर, हमारा ड्राइवर बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पिछले 15 साल से वो हमारे लिए कार चला रहा है। सर, इसके शरीर पर 7 जगह हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, 43 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं और 21 जगह माइन्यूट फ्रैक्चर्स हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पहले भी इसके शरीर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके थे जो अब हील हो गए। बस इन हड्डियों के टूटने की वजह से इसके शरीर के नाजुक अंग जैसे हार्ट, फेफड़े, ये सब डैमेज हो गए और मौत भी शायद इसी वजह से हुई है। साळुंखे, ये जो निशान है स्क्वेरिश, ये कैसे निशान है? बस ये निकोटिन पैचेस के निशान है। इसके शरीर पे बहुत ज्यादा है। इसे सिगरेट पीने की लत थी और वो इसे छोड़ना चाह रहा था। निकोटिन पैचेस? अच्छा। और फिर यार अभी तारिका ने बताया कि इसके शरीर पर पुराने फ्रैक्चर्स के निशान भी हैं, बहुत सारे। ये पुराने फ्रैक्चर्स का क्या मतलब हो सकता है? अमन को ड्राइविंग तो आती थी ना? हाँ सर। तो फिर जोखिम किस बात का? अमन मेरे या आपकी तरह नहीं था सर। छोटे से छोटा झटका भी इसकी जान ले सकता था। ड्राइविंग की वजह से उसकी जान को खतरा था, इसीलिए हमने कार में भी काफी मॉडिफिकेशंस करवाई थी और ड्राइवर को भी कहा था कि कार आराम से चलाए। छोटा झटका भी इसकी जान ले सकता था? क्या मतलब, क्या कुछ था उसको, कोई प्रॉब्लम थी? सर, अमन का शरीर कमजोर था, नाजुक था। यार तू क्या कर रहा है साळुंखे? अरे तू ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब ब्रिटल बोन डिजीज? एग्जैक्टली, भंगुर अस्थि रोग। मतलब इसकी हड्डियां भंगुर हैं। और इसीलिए बॉस, इसकी हड्डियों को अगर जरा सा भी झटका लगे तो चकनाचूर हो सकती हैं। 25 से ज्यादा बार उसके फ्रैक्चर्स हो चुके थे। हमेशा खतरा रहता था उस पे। मुझसे जितना हो सके मैं उसकी सुरक्षा का ख्याल रखती थी ताकि उसे कोई झटका ना लगे। घर में, कार में हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि जब अमन को पता चला कि सिगरेट पीने से हड्डियाँ कमजोर होती है तो अमन ने पूरी कोशिश की सिगरेट छोड़ने की। तभी इतने मामूली एक्सीडेंट से भी ये हाल हो गया था शरीर का। लेकिन वो अचानक गाड़ी लेके कहाँ गया था? सर, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो अकेला गाड़ी लेकर चला गया तो मुझे उसकी बहुत चिंता हुई और मैंने अमन को फोन किया। हेलो अमन। या बेबी बोलो। अच्छा, तो तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा ड्राइव करना कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते तक नहीं। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम खुद गाड़ी लेकर निकल गए? ड्राइवर तक का वेट नहीं किया गया तुमसे? जरूरी था स्वीटहार्ट, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं गाड़ी आराम से ही चला रहा हूँ। अमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो सुप्रीति, मैं मानता हूँ कि मैं सारी बातें तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उल-झुल बातें सोचने लग जाओ। है कुछ प्रॉब्लम्स, मैं उन्हें सॉल्व कर लूँ, फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रॉब्लम्स? तुम अभी क्यों नहीं बता सकते मुझे? क्योंकि ये सब खतरनाक है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
खतरनाक लोग। ओह नो। अमन, अमन, हेलो। कौन सा प्रॉब्लम? और ये किन खतरनाक लोगों की बात कर रहे थे वो? कुछ पता है आपको? सर मैं कुछ नहीं जानती। अमन की किसी से कोई दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी वगैरह? इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन हाँ, मयंक और नेहा आपकी शायद कुछ मदद कर सकते हैं। मयंक और नेहा? ये कौन है ये लोग? मयंक पेशे से एक वकील है और अमन का दोस्त भी, और नेहा अमन की सेक्रेटरी थी। अच्छा, ये मयंक का ऑफिस कहाँ है? अमन सर का खून? आप? मैं नेहा, अमन सर की सेक्रेटरी। लेकिन अमन की मौत तो एक्सीडेंट में हुई है ना? जी, मौत तो एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ है। करिए बताइए कि आप दोनों मिस्टर अमन को कब से जानते हो? मतलब कब से काम कर रहे हो उनके साथ? सालों से। हम लोग साथ में काम ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अमन की बीमारी की वजह से ज़्यादातर बिजनेस वगैरह मैं ही हैंडल करता था। और नेहा जी आप? सिर्फ मैं और मयंक सर ही तो थे, अमन सर का पूरा बिजनेस संभालते थे। वैसे बिजनेस क्या है उनका? इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। हम लोग अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाते थे, और जब वो कंपनीज में मुनाफा होने लगे तो अपना परसेंटेज वापस ले लेते थे। ऐसी 50 कंपनीज है जहाँ पर पैसे लगाए थे अमन में। किस तरह का कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे? वैसे तो कई सारी कंपनीज में पैसे लगाए थे, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी 20-30 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में थी। फार्मा कंपनी या दवाइयों की कंपनी? जी, ये कंपनीज बहुत नुकसान में चल रही थी, लेकिन आपको तो पता ही होगा अमन की बीमारी के बारे में। और ये कंपनीज उसी बीमारी का इलाज निकालने की कोशिश कर रही थी, और अमन का सपना था कि इस बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा तो किसी और को वो तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी जो उसे थी। और सर अभी तो उन कंपनीज में फ़ायदा भी होना शुरू हो गया था। कोई दुश्मनी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताते थे। अमन की वाइफ का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में वो परेशान लग रहा था। आपको जानती? परेशान तो थे, मगर मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे लगा काम का प्रेशर होगा बस। आपने बताया था कि दवाइयों की कंपनी जो नुकसान में चल रही थी, उनमें से कुछ को फायदा होने लगा था। सबको नहीं सर, शायद एक को। मुझे उसकी डिटेल चाहिए। जी, मुझे अकाउंट चेक करना होगा। ठीक है। और मुनाफे के अलावा कोई ऐसी बात जो आपको अलग लगी या फिर कुछ अजीब सी हो, वो भी बता दीजिएगा। ये जादव है सर, अमन का ड्राइवर। काफी परेशान लग रहा है वो। देखते हैं। जादव? जी सर। अमन के ड्राइवर है ना? जी सर। क्यों, छुट्टी पर क्यों गए थे तुम? साहब बीमार हूँ और अमन सर ने मुझे खुद छुट्टी दिया था। मिस्टर अमन को तुम ही लेके जाते थे ना? जी मैडम, अमन सर मेरे साथ ही जाते थे। कभी वो कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेते थे। तो फिर तुम तो हमें बता सकते हो कि अमन साहब कहाँ कहाँ जाते थे, है ना? जी जी। ये देखो जादव, ये जगह पर उनकी मौत हुई थी। अब ये जो रास्ता है, ये कहाँ पर जाता है या फिर वो इस रास्ते पर कहाँ जा रहे थे, ये तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। देखो, हमें पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो। जी मैडम। सुप्रीति मैडम से कुछ कहिएगा मत। वो सड़क के कुछ दूर पे एक मोटेल है, वहाँ हमेशा वो बार बार जाते थे। मोटेल में बार बार जाते थे? क्यों, इससे मिलने जाते थे? जी साहब, एक मैडम थी। सुन जादव,
ये जो कुछ भी तुमने देखा इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, सुप्रीति भाभी से भी नहीं, समझे? ओके? जी सर। मैडम थी, मतलब अमन का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जी छोटी मुंह बड़ी बात, साहब छुप छुप के उस मैडम से अगर मिलते थे तो इसका मतलब तो यही निकलता है। अमन उस औरत से मिलने जा रहा था जब यह हादसा हुआ। तो हो सकता है वो औरत अब भी वहीं पर हो, उसी होटल में। चलकर मिलना पड़ेगा इस औरत से। Excuse me? Yes, madam. How can I help you? हम किसी से मिलने आए हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से। ये आदमी, ये आपके मोटेल में आता जाता रहता है? हाँ मैडम। किससे मिलने आता है? हमारे होटल के रूम नंबर 305 में एक मैडम रुकी हुई है, रूही। वो उनसे अक्सर मिलने आता रहता है। 305? यस सर, वो अभी चेकआउट करने वाली है। ये रूही हाथ से निकलने नहीं चाहिए। कहाँ से जाना है? सर यहाँ से लेफ्ट। पंकज स्टेयरकेस से जाओ, हम दोनों लिफ्ट से जाते हैं। सर उतर। रूही? नो। रुको। पूर्वी! रूही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। रुको। रूही, 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 रुको, रूही। रुक जा। रूही, रुको। रुक जा। रूही, मार दो मुझे, लेकिन तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। तुम लोगों का सच सबके सामने आ ही जाएगा। सच? कौन सा सच? मैं सब जान चुकी हूँ तुम लोगों के बारे में, सब जान चुकी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें मारेंगे? आओ। कौन सा सच? रूही, हम सीआईडी से। सीआईडी? चलो मान लिया रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वहां से भागी क्यों? मुझे लगा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? जी, वही लोग जिन्हें हम एक्सपोज करने वाले थे। उनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत थे। कौन लोग और कैसे सबूत? हाँ बताओ। इसे तुम जानती हो ना, यमन है ना, इसी के साथ तुम मिलकर काम करती थी, इसी के साथ मिलकर तुम उन लोगों को एक्सपोज करने वाली थी जिसकी वजह से अमन की जान चली गई। देखो रूही, अब शायद तुम्हारा नंबर है, वो लोग तुम्हें मारेंगे। सर मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती सर। तो फिर बताओ जल्दी, कौन लोग हैं वो? उनका राज छुपाने से वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर रूही, ये लो पानी पी लो, पियो। और मैंने जो कहा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने बारे में सोचना जरूर। मैं आता हूं।
घबराई हुई है, डरी हुई है। लेकिन अब डरने की क्या जरूरत है सर? अब तो सीआईडी के पास है वो। लेकिन सर वो हम पे भरोसा नहीं कर पा रही, थोड़ा वक्त लगेगा। जो अमन का वकील है मयांक, उससे क्या पता चला? सर अमन ने बहुत सारी दवाई की कंपनियों में पैसा लगाया था, लेकिन वो सब की सब घाटे में चल रही थी। एक कंपनी है जिसने अभी अभी फाइनली फायदा करना शुरू किया था, CRM फार्मास्यूटिकल। और सर ताजुब की बात यह है कि अमन ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी के साथ जितने भी डीलिंग्स है वो सब तोड़ दिए, और मयंक भी इस बात से काफी हैरान था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस अमन ने जब ये कंपनी लॉस में जा रही थी तब उसके साथ तो डील नहीं तोड़ा, और जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब डील तोड़ने जा रहा है। और सर वो मयंक से कभी कोई बात छुपाता नहीं था, उसने ये बात मयंक को बताई भी नहीं। हाँ सर, मयंक ने उसका भरोसा तोड़ दिया होगा सर। आओ जरा। रोही, CRM फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो अमन की डील थी वो तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई है ना? वरना उसके पास ऐसी कोई वजह तो थी नहीं। अब सच सच बता दो कि डील तुमने क्यों तोड़वाई? क्योंकि उसने मेरे भाई का खून किया। भाई का खून? सर, मैं जिस शहर से आई हूँ उस शहर में बहुत पोल्यूशन है। मेरे भाई को पोल्यूशन से बहुत एलर्जी थी, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। वो तो सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। एक मिनट, और वो दवाइयाँ थी CRM फार्मास्यूटिकल कंपनी की, हैं? जी सर, और सबकी सब नकली थी। मेरे भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं कर रही थी, और ये बात हमें बहुत लेट पता चली, और मेरे भाई की जान चली गई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दवाई नकली थी? सर, मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में केमिस्ट हूँ। जब ये दवाइयाँ मेरे भाई पर असर ही नहीं कर रही थी तो मुझे शक हुआ कि क्या बात हो सकती है। तो मैंने उन दवाइयों को खुद से टेस्ट किया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सारी दवाइयाँ नकली थी। नकली थी मतलब? सर, हर एक दवाई एक खास केमिकल से बनती है, और जिस दवाई की मेरे भाई को जरूरत थी वो केमिकल तो उस दवाई में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो दवा उस पर असर भी नहीं कर रही थी। और अमन इस कंपनी में एक इन्वेस्टर था। जी सर, इसलिए मैं उससे मिलने भी गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि इसमें तो उसका हाथ है ही नहीं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी इसमें मदद करेगा। अरे सर, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? हाँ, ये मेरी असिस्टेंट रूही है। हेलो। इसे देखना था कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं। देख सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको कैसे मना कर सकते हैं? आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बॉस के यहाँ चलिए, रूही अपने आप देख लेगी। रूही तुम जाओ। मैं आइए। एक मिनट सर, ज्यादा आगे मत जाना, आप यहीं तक देखना। आइए सर, मैं लेकर चलता हूँ। आप आइए। आइए सर। केमिकल है, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? और हमने सारे सबूत जुटा लिए थे और सारे सैंपल्स भी टेस्ट किए थे। एक बात तो पक्की है कि सामन की मौत और CRM फार्मास्यूटिकल्स का कोई ना कोई संबंध जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बॉस, इतनी सुरक्षित कार होने के बावजूद इसकी हड्डियां कैसे टूटी ये पता चल गया। अच्छा सर, अमन के खून में से हमें एक ऐसा केमिकल मिला है जिससे एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, मिर्गी का दौरा। माय गॉड, यार अमन को तो ब्रिटल बोन डिजीज था। मिर्गी का दौरा आ जाके वो गिर जाता, उसकी हड्डियां टूट जाती।
इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो मतलब जिसने भी ये किया वो जानता था अमन के ब्रिटल बोन्स डिजीज के बारे में। उसने बड़ी चालाकी से उसका नाजायज फायदा उठाया। पहले उसने अमन की गाड़ी का कंप्यूटर हैक किया और फिर एक्सीडेंट से पहले उसे उस केमिकल का इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से उसे मिर्गी का झटका आ जाए। उसे मालूम था अमन किसी भी हालत में बच ही नहीं सकता। अगर मिर्गी का झटका आ जाता तो वो गिर जाता, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती और वो मर जाता। अगर उसमें से भी बचता तो कार के एक्सीडेंट में से तो बच ही नहीं सकता था वो। कि मिर्गी का दौरा पड़ने वाला जो ड्रग है कितनी देर बाद असर करता है? बस कुछ घंटे तो लगते हैं। मतलब ये ड्रग अमन को एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही दिया गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे नींद में इंजेक्शन दे दिया? हो सकता है। बस एक काम करते हैं, इस अमन की बॉडी को फिर से एक बार अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं कहीं कोई इंजेक्शन का निशान तो नहीं है। तारिका? यस सर। अच्छा साहब की सीआरएम कंपनी की नकली दवा के बारे में क्या पता चला? बॉस उन नकली दवाइयों में एम्फेड्रिन नहीं है। ओह, मतलब रूही सही कह रही थी। सर ये कुछ केमिकल्स की लिस्ट है जो सीआरएम कंपनी ने पिछले महीने मंगाई थी। माय गॉड बॉस, इसमें तो वो केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में जो सीआरएम की दवाई में होना चाहिए था, 500 गैलन। 500 गैलन तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। पंकज, अभिजीत और दया से कहो कि सीआरएम कंपनी में जाओ और वहां से मुझे फोन करें। और फ्रेडी, तुम और पूर्वी अमन के घर जाओ और पता लगाओ एक्सीडेंट के दिन अमन से कौन कौन मिलने आया था। इंजेक्शन? सर अमन तो इंजेक्शन से बहुत डरता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद को इंजेक्शन लगा ले। अपने आप नहीं लगवाया होगा तो किसी डॉक्टर से लगवाया होगा। नहीं सर, अमन तो इंजेक्शन के नाम से कोसों दूर भागता था और उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कम से कम मुझे बताता। किसी और से नहीं लगवाया, खुद नहीं लगाया, तो फिर वो केमिकल उसके खून में पहुंचा कैसे? अच्छा बता सकती है, घर से निकलने से पहले अमन किस किस से मिला? मयंक और नेहा आई थी उससे मिलने। और हाँ मैम, एक आदमी आया था अचानक से, जसवंत। जसवंत? ये जसवंत कौन है? जी जसवंत सीआरएम कंपनी का सीईओ है और अमन ने उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। जसवंत, आप अमन के घर गए थे उससे मिलने के लिए उसके एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले? जी सर, मैं गया था लेकिन मिल नहीं पाया था। तो दरअसल उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि वो सो रहे, तो मैंने सोचा वो शायद मुझे अवॉइड करना चाहते होंगे, तो मैं वापस चला आया। पापा, अमन ने हमारे बिजनेस डील कैंसिल की, फिर भी आप उससे मिलने गए थे? जी बेटा, क्योंकि मैं उनको वापस लाना चाहता था सर। वो हमारी नई यूनिट के लिए बहुत जरूरी था। तो जसवंत जी, जब आप अमन से मिलने उसके घर गए तो वाइफ सुप्रीति के अलावा वहां कोई और भी था? मैं जब गया तब तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं वहां से निकला तो उनके लॉयर मिस्टर मयंक और सेक्रेटरी नेहा, वो दोनों जरूर उनके घर आए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बॉस ये देखो, ये निकोटिन पैच का हिस्सा और यहाँ पर देखो ये इंजेक्शन का निशान। खूनी ने यहीं से वो मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन इसे दिया है। इसका ये हिस्सा सुन्न करके हाँ, और वो इस पैच के जरिए। इसे इमला पैच कहते हैं। इमला पैच? ये बच्चों को इंजेक्शन लगाने से पहले लगाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एरिया सुन पड़ जाए और उन्हें दर्द ना हो। अब बस ये इमला पैच और ये निकोटिन वाला पैच, ये देखो बस, ये दोनों पैच एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, खूनी ने इस निकोटिन वाले पैच की जगह ये एमला पैच इसके हाथ पर लगाया, इसके हाथ का ये हिस्सा सुन्न कर दिया और बाद में मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन यहाँ से लगा दिया, शायद तब जब वो सो रहा था। हाँ सर, ये कर कौन सकता है? जसवंत तो एक हफ्ते से अमन को मिला भी नहीं।
तो फिर सर वो मयंक या फिर नेहा, वो तो नहीं। पंकज, ये खेल कौन खेल रहा है तो हम पता लगा ही लेंगे। अब हम भी एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ हमारी ही होगी, हमारी जीत। हेलो, मेरा कुरियर तो तुम तक पहुंच गया होगा। कौन है तुम? और ये सब मुझे क्यों भेजा है? तुम लोगों ने अमन को तो मार डाला, लेकिन तुम लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो जब ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। देखो देखो देखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का वक्त मिलता है, मैं फिर कॉल करूँगी। तो मास्टरमाइंड ये मयंक है। हेलो अभिजीत सर। सर मैं मयंक बोल रहा हूँ। सर मुझे एक कोरियर आया और एक लड़की का फ़ोन भी आया और उसने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो मैंने सोचा ये बात आपको बता दूँ। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं देखता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मयंक का फ़ोन था। उसने उस कुरियर रूही के बारे में बताया सर, और उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझ के समय मांगा ताकि हम इस तक पहुँच सके। तो ये मयंक नहीं बल्कि कोई और ही है। हाँ सर। पूरी इसमें यहाँ पर नजर रखी है ना तुमने? हाँ सर, वो अभी अभी यहाँ से निकली है। कड़ी नजर रखना पूर्वी, बिल्कुल कड़ी नजर। अपनी नजरों से ओझल मत होने देना उसे। ये नेहा ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सर क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या है ये सब? ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
फिर हमारे बारे में ये लड़की सब कुछ कैसे जानती है? डोंट वरी बेबी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, जैसे उस अमन को ठिकाना लगाया वैसे इस लड़की को भी ठिकाना लगा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ओके? पहले हमसे तो निपट लो। You are under arrest, Mr. Ashwin. अश्विन के पास तो वजह थी, तुमने अपने बॉस का खून क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मुझे पता चला कि अमन सर सीआरएम फार्मास्यूटिकल की जांच कर रहे हैं, तो ये बात मैंने अश्विन को बता दी ताकि वो लोग अपनी गलतफहमियां दूर कर सके। लेकिन इसने तो अमन को ही दूर कर दिया, क्यों अश्विन? मैं जानता था कि अमन को कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो तो हमें जेल भिजवा के ही रहता। तुमने मेरे भाई को मारा, अमन का खून किया और ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी तुमने अपनी इन नकली दवाइयों से। सच में बहुत घाटा हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। डैड नहीं मानते, इसलिए उनको बिना बताए मैंने केमिकल्स को नॉर्थ इंडिया के प्लांट में भेजना शुरू कर दिया। उससे हम नशा बनाते थे, थोड़ा प्रॉफिट हो ही रहा था कि अमन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिर्फ फायदे के लिए दवाइयों की जगह पे तुम ये जहर बनाने लगे थे, हाँ? मुझे कंपनी की हालत पता थी, मैंने अमन सर को अश्विन से मिलाया था ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे टूटने में बचा सके। और अमन खुद को तुम लोगों से बचा नहीं पाया। ये सब कुछ मैंने अपने प्यार के लिए किया। मेरे अलावा कोई ये कर नहीं सकता था क्योंकि वो अपने निकोटीन पैच मुझे से मंगाते थे। उसके अगले दिन जब हम अमन के घर पर गए, अरे आप लोग आप ही गए? पर अमन तो सो रहे हैं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जगा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। ओके, मैं अभी आती हूँ। मैं जरा वॉशरूम होकर आऊँ? और वो दौरा उसकी कमजोर हड्डियों के लिए जानलेवा बन गया। और तुम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तुमने रिमोट कंट्रोल से अमन के कार के कंप्यूटर को हैक कर दिया और उसका एक्सीडेंट करवाया। कमाल का दिमाग पाया तुम लोगों ने, कमाल का दिमाग। काश यही दिमाग किसी अच्छे कामों में इस्तेमाल करते तो देश का भला हो जाता, समाज का भला हो जाता। पर नहीं, तुम्हारे इस टेढ़े दिमाग ने दो मासूम लोगों की जानें ली और पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की मौतें हुई तुम्हारी इस गलत दवाइयों की वजह से। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी होगी तुम्हें।